मैं चैलेंज देता हूँ, मेरी बात नोट कर लें। आप 1 साल नहीं, आप 1000 साल तक इसी प्रैक्टिसेस के साथ चलते रहना, तो पाकिस्तान और बदतर होता जाएगा। आप इसको नहीं सुधार सकते जब तक कॉम्पिटेंट लोग जो है ना वो असम्बलियों में नहीं भेजेंगे। पाकिस्तान स्टडी के अंदर लिखा कि हाउ टू यूज़ द वोट, कहीं लिखा है कि वोट को कैसे इस्तेमाल करना है ना, कि जो सवाल कर सके, आने वाले से पूछ सके, हाँ जी जी पॉलिटिक्स में आ रहे हो, क्या करने आ रहे हो, आपका विजन क्या है, आप करना क्या चाहते हैं। अगर वो बंदा कहता है कि मैं नालियाँ और सोलंग बनवाना चाहता हूँ, तो कम से कम फिर भी उससे ये पूछने का कि नालियाँ और सोलंग में आप कितना कमीशन लेंगे। ये 3 एलिमेंट है, मेरे साथ चैलेंज। इन 3 एलिमेंट के अलावा कोई और बंदा एलिमेंट लिखा ला कर दिखाए, दिस इज द ओनली 3 एलिमेंट विच आर द रिस्पॉन्सिबल। हमारे यहाँ तनकीद बहुत होती है लेकिन सोल्यूशन कोई नहीं देता। मैंने सिर्फ तनकीद नहीं, मैंने सोल्यूशन भी दिया कि इस मसले का ये हल है, हम इसे यूँ हल कर सकते हैं। कास्ट से मैं वटू हूँ, कभी वटू लिख लेता हूँ, कभी नहीं लिख लेता हूँ, इसलिए कि इंटरनेशनल हालांकि आपको लिखना चाहिए क्योंकि हमारे हल्के में वट्टू बलोचों से बड़ा फर्क पड़ता है। तो PhD रिसर्चर हूँ, मतलब कि फाइनली जो है ना मेरी थीसिस चल रही है। क्या बात है, डॉक्टर बनने वाले हैं आप। जी इंशाल्लाह। जो मेटाफिजिक्स के ऊपर मेरी तकरीबन एक बुक आ चुकी है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिश है, अमेजोन पे भी पड़ी, आप उसको देखें, सर्च करें, द पॉसिबल के नाम से। और झूठ बोलते हैं, करप्शन करते हैं, धोखा देते हैं, सब कुछ, और हमने सही बंदे को वोट नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकार यूनस और तांदलेवाला के हल्के PP 102 के जितने भी उम्मीदवार हैं, चाहे वो MPA के लिए उम्मीदवार हैं, चाहे MNA के लिए उम्मीदवार हैं, उन सब का मंशूर 1 बाय 1 आप तक पहुंचाने का हमारा सफ़र जारी व सारी है। इसी सिलसिले के साथ आज हम फिर हाज़िर हुए हैं और आज हमारे साथ एक और कैंडिडेट हमारे हल्का PP 102 के हमारे साथ मौजूद हैं जो कि प्रोफेसर हैं। इनकी ये मुनफरिद बात है कि ये प्रोफेसर हैं, शोबा तदरीस से जुड़े हुए हैं और इनका बैकग्राउंड तालीम के हवाले से अच्छा खासा बैकग्राउंड रखते हैं। ये कौन है, आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनका मंशूर क्या है इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बकार, आप सुनाए खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बिल्कुल ठीक। सर सबसे पहले तो मुझे बताइए कि प्रोफेसर हैं, हमने फ्लेक्सेस देखी हैं अपने शहर में लगी कि प्रोफेसर रज़ाक अमन साहब, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग इस प्रोफेसर के बारे में जानते नहीं हैं। तो सबसे पहले तो हमें बताएं ना कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर का लफ्ज़ जो है ना वैसे मैं लगाना नहीं चाहता था, इसलिए लगाना पड़ा कि चूँकि मेरा तल्लक जो है वो तदरीस के साथ है, तो तकरीबन लास्ट 20 ईयर से जो है ना इस शोबे से मुंसलिक हूँ। और एक तारफ़ के तौर पे लगाया है कि मैं मतलब कि जिस शोबे से जुड़ा हूँ उस शोबे में मेरी क्या खिदमत है या मैंने क्या किया है, और अब आने वाले वक्त में अपने हल्के के लिए क्या करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने प्रोफेसर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। रही बात वकार जो तारफ़ के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो नाम तो चूँकि मेरा सबको पता चल चुका है। वैसे मेरा नाम मोहम्मद रज़ाक है, इसके साथ कोई मतलब कि चीज़ नहीं शामिल, लेकिन अमन जो है वो मेरा तखल्लस है। और कास्ट से मैं वटू हूँ, कभी वटू लिख लेता हूँ, कभी नहीं लिख लेता हूँ, इसलिए कि इंटरनेशनल। हालांकि आपको लिखना चाहिए क्योंकि हमारे हल्के में वट्टू बलोचों से बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो मैं अक्सर लिखता भी हूँ इंटरनेशनली जो है ना, मैं मतलब कि जितने भी टॉप के इंस्टीट्यूट है ना बैनुल अक़वामी, उनमें लोग जो है ना मेरे नाम से कम और मेरी जो कास्ट है उससे ज़्यादा जानते हैं। ज़्यादातर लोग जो मुझे मिस्टर भट्टू ही कहते हैं, इवन के जो ब्रिटिश हैं या फॉरनर USA के हैं, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के स्टूडेंट हैं, वो मिस्टर भट्टू कहते हैं। ताल्लुक कहाँ से है आपका और क्या करते हैं आप? तो तलक जो है वो मेरा 403 का भी जो है पक्का बटुआ जो है हमारा, जोक शामद कुराई भी कहते हैं, उसकी 2 आबादी हैं, एक आबादी पक्का बटुआ है और साथ जोक शामद कुराई भी है। और मैंने पढ़ाना जो है ना 2003 से स्टार्ट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मतलब कि PhD रिसर्चर हूँ मतलब कि फाइनली जो है ना मेरी थीसिस चल रही है। क्या बात है, डॉक्टर बनने वाले हैं आप। जी इंशाल्लाह ज़रूर, आप लोगों की दुआओं के साथ। तो जो रिसर्च टॉपिक है, मेरी जो सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स, और स्पेशलाइजेशन जो है मेरी रिसर्च की अप्लाइड मैथमेटिक्स है, इसके साथ मतलब के जो ग्राफ थीरीज है। और अगर बात की जाए मतलब कि फ़िज़िक्स की, तो रिलेटिविटी के ऊपर भी मेरा काफ़ी काम है, प्राइम नंबर सीरीज़ के ऊपर भी काफ़ी काम है। तो इसके अलावा तकरीबन जो मेटाफिज़िक्स के ऊपर मेरी तकरीबन एक बुक आ चुकी है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिश है, अमेज़ोन पे भी पड़ी, आप उसको देखें, सर्च करें, द पॉसिबल के नाम से। और आईआरमेट्री के नाम से मैथमेटिक्स के अंदर काफ़ी सारी नई जो मतलब कि आप समझ लें कि हम ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर जो काम करते हैं ना, बेसिकली 6 रेशियोज़ पे करते हैं, मैंने उस पे 12 को लेकर जाकर गया हूँ कि उसमें हमें क्वाड्रिलेटरल्स को इस्तेमाल करके उसको मैंने ज़्यादा अच्छे प्रिसाइज तरीके से और जनरलाइज भी किया है। आजकल कहाँ पढ़ा रहे हैं? तो मैं पढ़ा तो इस वक्त मैं जो मेजर जो है एक बड़े इंस्टीट्यूट जो है लाहौर में, स्टेम के नाम से जो है,
साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स उसके इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ा रहा हूँ, बल्कि आप समझ लें कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के साथ साथ एज एच भी काम कर रहा हूँ। और ये तो है मतलब कि, और साथ विजिटिंग के ऊपर भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लेक्चर पे भी जाता हूँ। और इसके अलावा जो मेरा मेजर जो काम है इस वक्त, मैं CI मेन कैम्ब्रिज इंटरनेशनल जो एग्ज़ाम्स उसका भी एक्सपर्ट हूँ, IB का भी एक्सपर्ट हूँ, MYP जो हमारे सिलेबस जो है डेक्सल्स जो हैं, तो इसी तरह का जो है इन टॉप के सिलेबस का भी के करिकुलम्स का जो है प्रोफेसर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे जो स्टूडेंट हैं वो ऑस्ट्रेलिया से शुरू होते हैं, सुबह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह मॉर्निंग में जब लोग सो रहे होते हैं तब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। वो भी ऑस्ट्रेलिया में। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से और ऑस्ट्रेलिया से शुरू करता हूँ। इसी तरह आगे चलते आते हैं, मतलब कि अपने गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर काफ़ी स्टूडेंट हैं, फिर आगे UK के अंदर जो है दोपहर में मेरी क्लासेस चल रही होती है, रात के वक्त तभी आपके इंटरव्यू से पहले भी थोड़ी देर पहले आए थे, USA की क्लास थी, और फिर कनाडा। तो इसी तरह मतलब कि आप समझ लें कि ईस्ट टू वेस्ट जो है बस सारा दिन पढ़ाने का ही काम होता है। तो उसे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रज़ाक साहब, आपका माशाल्लाह अच्छा खासा तजुर्बा है ये एजुकेशन में, तो सियासत में कहाँ फिर कैसे एंट्री? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है वकार भाई, जो आपने ये क्वेश्चन पूछा है। मैंने सियासत से पहले ना कुछ वीलॉग्स करना शुरू किए थे, कुछ प्रोग्राम शुरू किए थे, जिसमें था द सोल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद मतलब कि इकोनॉमिक मॉडल, एक पूरा इकोनॉमिक मॉडल कि हम हाउ टू कोप द क्राइसिस, कि जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त क्राइसिस चल रही है इनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके नाम से ना एक पूरा इकोनॉमिक मॉडल जो है ना वो राइट किया, उसको मैंने प्रेजेंट भी किया मुख्तलिफ तरीके से ना। अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करें तो हम जितने भी पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम है ना, इनका सिंपल और सादा और स्ट्रेट फॉरवर्ड से सोल्यूशन है। तो उसमें लोगों को ने रिस्पांस भी किया, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं है कि आप लोग जो देख लें कि हमारे असम्बली में जितने लोग हैं ना, मफाद परस्त लोग हैं, 3 तरह के क्लास लोग जो है ना असम्बली में आप लोग भेज रहे हैं, या तो उनका तल्लक फ्यूडल सोसाइटी से है, या वो लोग जो हैं करप्ट, यानी कि चोर डाकू माफिया जिन्होंने बहुत ज़्यादा करप्शन की हुई, या फिर वो लोग हैं जो करप्ट प्रैक्टिसेस से जिन्होंने पैसा कमाया, या जिन्होंने पार्टी में कोई इस तरह के फंड्स दिए, या इस तरह के जो लोग। बात यह है कि अल्टीमेटली आप समझ लें कि पॉलिटिक्स इज़ द फंक्शन ऑफ वेल्थ इन पाकिस्तान स्पेशली। यहाँ पे कोई कॉम्पिटेंसी या कैपेबिलिटी जो लोगों को नहीं देखते, यहाँ पे ये भी नहीं देखा जाता कि जो बंदे हम असम्बली में भेज रहे हैं ना, तो उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, आदर कि वो कॉम्पिटेंट हैं या नहीं है। तो इस वजह से मैंने ये सोचा कि जब तक अगर मैं जितने मर्जी हम वीलॉग कर लें, जितने मर्जी कॉलम, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वकार भाई कॉलम भी काफ़ी सारे लिखे हैं, हम मुख्तलिफ न्यूज़पेपर में कॉलम भी लिखते रहे हैं, हम जो मर्जी जर्नलाइज कर लें। इवन कि मैं उन जर्नलिस्ट से भी थोड़ा सा एलर्जिक था कि जो मतलब कि क्रिटिक्स करते हैं किसी भी काम के ऊपर। हमारे यहाँ तनकीद बहुत होती है लेकिन सोल्यूशन कोई नहीं देता। मैंने सिर्फ तनकीद नहीं, मैंने सोल्यूशन भी दिया कि इस मसले का ये हल है, हम इसे यूँ हल कर सकते हैं, लेकिन उस पर ना कोई अमल नहीं हो सकता यहाँ पे। उसकी वजह है कि अमल जिसने करना है ना, वहाँ पे लोग मौजूद नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से ये प्रोग्राम काशिफ भाई के साथ किया था, शायद वो प्रोग्राम आप देखें। उसमें मैंने कहा था कि आप इलेक्शन रिफॉर्म्स ये लोग नहीं करेंगे, इनको इलेक्शन रिफॉर्म्स करने के लिए आप सिंपल ये करें कि जितने भी एजुकेटेड लोग हैं, कॉम्पिटेंट लोग जो हैं ना, वो इलेक्शन में आए। फॉर एग्जांपल वकार भाई, आप लेट्स सपोज हमारे इसी हल्का से PP 102 से 500 प्लस अगर एप्लीकेशन चली जाती है इलेक्शंस की, कॉम्पिटेंट लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की, तो क्या होता है आप बताएं? क्या इलेक्शन कमीशन इस चीज़ को हैंडल कर पाता? कि हाउ इज पॉसिबल टू हैंडल द 500 पीपल्स इन सिंगल कंस्टिट्यूंसी के अंदर 500 लोग। इसी तरह हर कंस्टिट्यूंसी के अंदर से इतने लोग सामने आते, तो इलेक्शन कमीशन को क्या करना पड़ता? उसे कंसीडर करना पड़ता, उसे कोई FPSC स्टाइल का, CSS टाइप का, इस तरह का कॉम्पिटेंट लोगों के लिए कोई एग्ज़ाम रखना पड़ता है डेफिनेटली। फिर बहुत बहुत अच्छा आइडिया। यकीन मानिए फिर हम जैसे लोगों को ना इधर ना आना पड़ता। कभी भी हम लोग इधर क्यों, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो पहले प्रोफेशन है एक पैगम्बरी शोबा है जिससे हम तल्लक रखते हैं और इबादत समझते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह क्रेडिबिलिटी तो फिर आप बताएंगे मैं कितना क्रेडिबल हूँ, या मेरी अखलाकियात, मेरी एथिक्स क्या है, एथिकल वैल्यूज़ क्या है। तो हम नहीं चाहते थे इस तरफ आना, लेकिन सिर्फ ये कि हमें स्टेप लेना है, हमें आकर ही चाहिए। वकार भाई यकीन माने, आप जो मर्जी कर लें, मैं चैलेंज देता हूँ, मेरी बात नोट कर लें, आप 1 साल नहीं, आप 1000 साल तक इसी प्रैक्टिसेस के साथ चलते रहना तो पाकिस्तान और बदतर होता जाएगा। आप इसको नहीं सुधार सकते जब तक कॉम्पिटेंट लोग जो है ना वो असम्बलियों में नहीं भेजेंगे। हमारा ये है ना, हमारी बात आप देखिए कि एक सिंपल सी एग्जांपल है, आप तुम्बे का बीज भी हैं, क्या वहाँ पे सेब उगेंगे? हम क्या करते हैं, हम तुम्बे का बीज बोते हैं और फिर तवक्को करते हैं कि हमें सेब मिले।
एक और एग्जांपल आप ले लें कि आप डॉक्टर्स को यहाँ पे गेट के बाहर खड़े कर दें और जो स्वीपर है उससे निश्तर दे दें, उसे कहें कि आप ये लें और इससे जाके ना ऑपरेट करें। अब बताएं कि स्वीपर क्या कामयाब ऑपरेशन करेगा? अभी लिस्ट उठा लें, जो मैं किसी पार्टी को पॉइंट आउट नहीं करता, किसी भी पार्टी की सारी लिस्ट उठा लें, अब उनमें देखें कि कितने इकोनॉमिस्ट हैं, कितने एजुकेशनिस्ट हैं, कितने दानश्वर हैं, कितने मुफक्किर हैं, कितने वो आदमी हैं जो इस मुल्क की कौमी पैदावार जो है प्रोडक्शन बढ़ा सकती हैं, कितने वो हैं जो इसकी बेरोजगारी के लिए कोई मॉडल ला सकती हैं, कितने वो लोग हैं जो इस मुल्क को तरक्की की राह पे डाल सकते हैं। सर ये तो आप बहुत आगे की बातें कर रहे हैं ना कि वो एजुकेशनिस्ट हों या फिलोसफर हों, यहाँ पर तो उनकी डिग्रियां जाली निकल रही हैं। आप वकार भाई एक और बात, मजे की बात बताऊं कि हमारे यहाँ ना ये होता है कि जी वोट जो है ना, मैं सबसे पहले जब सियासत में आऊँ ना, अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा है कि जी आपके पास गाड़ियाँ नहीं हैं, आपके पास ये चीज़ नहीं है, आपके पास ये नहीं है, आपके पास ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ करप्ट लोग ही या सिर्फ वेल्थ के साथ ही हम मुल्क के अंदर जो है असम्बली में जा सकती हैं? क्या कॉम्पिटेंसी या एबिलिटी या कैपेबल होना कोई मतलब कि लाजमी नहीं है? हमने म्यार क्या चीज़ को बनाया हुआ है? हम किस चीज़ को देख के वोट करते हैं? हम 5 साल के लिए बंदे वो भेज देते हैं जिन्होंने सारे के सारे करप्ट है, और फिर सोचते हैं कि ये बंदे जो है ना मुल्क को ना ऊपर उठाएंगे। कहाँ उठाएंगे, कहाँ उठाएंगे? हाँ, एक मज़े की और बात बताऊँ, हम में से अक्सर लोग जो ना पढ़े लिखे भी पाकिस्तानी इदारों को बहुत माजरत के साथ, आप भी शायद मेरे से इत्फाक ना करें, आपका हक है, हर बंदे का हक है, कोई इत्फाक कर सकता नहीं। मैंने इस चीज़ के ऊपर ना बहुत रिसर्च की वकार भाई, मेरे कुछ सिविल ब्यूरोक्रेट लोगों के साथ भी तल्लुकात से, उनसे भी मिला, उनसे भी क्वेश्चन किए, शायद आप तो शायद ना करें, मैंने खुद पर्सनली उनसे क्वेश्चन किए कि आप लोग इंटरफेयर क्यों करते हो, सियासत में इंटरफेयर क्यों करते हैं, हमारे इदारे करते हैं ना, क्यों करते हो? मेरा क्वेश्चन ये था, सिंपल सा। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा पहले तो इस बात का जवाब दो कि आप असम्बली में किन लोगों को भेजते हो? अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर जो वो मिडिल पास या FA पास को बना देते हैं, उसे टेक्नोलॉजी की स्पेलिंग तक नहीं पता कि टेक्नोलॉजी होती क्या है। अब वहाँ पे उसको चलाने के लिए सेक्रेटरी इंटरफेयर करेगा या नहीं करेगा? बहुत उम्दा पॉइंट है। यार मुल्क को तो चलाना है ना। अब वहाँ पे कोई जो ब्यूरोक्रेट हैं वो कोई मतलब के अनपढ़ लोग थोड़ी हैं, वो तो CSS के टॉपर्स लोग हैं, क्रीम है मुल्क की, वो बैठे हैं, वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि गलत काम हो रहा हो, गलत चले? हम इदारे में जो असम्बली के अंदर जो पार्लियामेंट जो है, जो मुल्क का सबसे मुकद्दस तरीन इदारा है, उसमें हम चोरों को भेज देते हैं। अब वहाँ पे जो क्लर्क्स हैं वो उसके कस्टोडियल हैं। अब उनकी फर्ज बनता है कि जो चोर है ना उनको सीधा रखना, उनके फिर फर्ज बनता रहता है। अब कॉम्पिटेंट बंदे भेजें, यकीन माने कभी भी नहीं करेंगे। जब कॉम्पिटेंट बंदा उनके सामने होगा ना तो पता होगा कि किससे बात कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है रज़ाक साहब, आप कॉम्पिटेंट तो हैं, हमें लग भी रहा है आपके बोलने से और आपका जो बैकग्राउंड है उससे हमें लग रहा है। लेकिन मुझे ये बताएं कि आप जिस अवाम में जा रहे हैं वोट मांगने और जिनको आप शौर देने निकले हैं, उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? मैं आज सुबह की बात, आज की मैं बात बता देता हूँ कि मैं आज अपने यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मुख्तलिफ जगह पे गया हूँ। मैं किसी भी डेरे पे गया हूँ या कहीं भी, और मेरी एक ही डिमांड हुई है, मैंने उनसे वोट नहीं मांगा। मैंने कहा कि मैं आप लोगों के गांव में बाशऊर लोगों से मिलना चाहता हूँ। आपके गांव का जो सबसे कॉम्पिटेंट बंदा है ना, पढ़ा लिखा है, जो अगर भी पढ़ा लिखा हो, पढ़ा लिखा तो आप 5 प्राइमरी पास भी है ना, तो आप पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। हम अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, हमारी जो लिटरेसी की डेफिनेशन है उसके मुताबिक जो अपना नाम पढ़ लिख सकता है ना, तो वो हमारा खानदा है, लिटरेसी है, वो पढ़ा लिखा है। पढ़े लिखे की डेफिनेशन छोड़ दें, मैं कॉम्पिटेंट की बात कर रहा हूँ, जिसका शऊर का लेवल है, जो इस चीज़ को समझता है कि वोट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वोट, जो फिर मैं वोट करने जा रहा हूँ कि इसकी पावर क्या है, जिसके अंदर ये पोटेंशियल है ना कि जो सवाल कर सके, आने वाले से पूछ सके, हाँ जी जी पॉलिटिक्स में आ रहे हो, क्या करने आ रहे हो, आपका विजन क्या है, आप करना क्या चाहते हैं। अगर वो बंदा कहता है कि मैं नालियाँ और सोलंग बनवाना चाहता हूँ, तो कम से कम फिर भी उससे ये पूछने का कि नालियाँ और सोलंग में आप कितना कमीशन लेंगे, क्या हमें बख्शेंगे? मतलब यही सवाल हम आपसे कर लेते हैं। आप बताएं पब्लिक को कि आपका विजन क्या है। मेरा विजन ये है कि न सिर्फ हल्के को बल्कि मुल्क के अंदर एक मुल्क को जो तरक्की याफ्ता बनाना और मुल्क के अंदर एक अपना किरदार अदा करना। जैसे कि मैंने अपने इकोनॉमिक मॉडल आपको खुद बता दिया है कि मेरे पार्टी का तो विजन एक तो माशाल्लाह बहुत ही ब्रॉड है, उन पार्टी का भी। अपनी पार्टी के मुतालिक भी बता दें। पार्टी के मुताबिक तो वही के मतलब कि जितने भी हमारी आम पार्टीज़ हैं विजन दिया है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल तौर पर हमारी पार्टी तो मंशूर दिया है। मैं अपने हल्के का सिर्फ मंशूर बता दूँ, वकर भाई हमारे हल्के में बेरोज़गारी कितनी है,
आप बता देंगे मतलब बेशुमार बेशुमार बेरोजगारी। कभी किसी लीडर ने, कभी किसी उम्मीदवार ने बेरोजगारी को रिमूव करने के या इसे कम करने के, मिनिमाइज करने के लिए कोई काम किया प्रैक्टिकली? नहीं ना किया। मेरे मंशूर में शामिल है कि अगर मैं आता हूं ना तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टेंटली अगर रिमूव ना कर पाया तो इसको इतना मिनिमाइज कर दूंगा। मेरा विजन है कि मेरी पार्टी मुझे सपोर्ट करे या ना करे, मैं हर यूनियन काउंसिल के अंदर जॉब सेंटर बनाऊंगा। जॉब सेंटर क्या है? अक्सर जॉब्स ये बकर भाई आपको भी सामना हुआ हो गया, आप बार बार जाके अप्लाई करते हो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में, क्या आपकी तालीम पे शक है? बार बार अप्लाई करना ज़रूरी है? क्या डाटाबेस बनाना मुमकिन नहीं है कि एक ही डाटाबेस हो कि वकार भाई की ये डिग्री है, वकार भाई ये कर सकता है, वकार भाई फोर्सेज के काबिल है, या वकार भाई सिविल सर्विसेज के काबिल है, किस काबिल है? तो ऑटोमेटिकली हम आज कंप्यूटर का दौर है, एक सिस्टम जो है वो खुद जनरेट कर देता है कि इसका मेरिट ये, मेरिट नंबर ये, जहाँ बंदे ज़रूरी हो वहाँ पे ऑटोमेटिकली से मैसेज चला जाता है बगैर किसी सिफारिश के कि भाई आपकी सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए, आपकी सर्विसेज फलां इंडस्ट्री को चाहिए, आपकी सर्विसेज फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर चाहिए, आप इस कैपेबल के अंदर आपकी सर्विसेज जो है मुल्क की तरक्की के अंदर अहम किरदार अदा करने के लिए चाहिए। क्या बस? तो मेरा विजन सबसे पहले जॉब्स, जॉब सेंटर्स बनाना, इसके अलावा अपनी यूनियन काउंसिल के। दूसरा, आप बताएं कि हमारे यहाँ क्या हुआ है। खाद को देख लें, किसानों को देख लें, क्योंकि हमारा ये हल्का जो है ना बेसिकली एग्रीकल्चर हल्का है। यहाँ पे किसानों को देख लें, डीएपी का रेट क्या था और किसानों को क्या किस रेट में रही थी। जब डीएपी का रेट 11 से 12 हज़ार रुपये था, किसानों को 15 हज़ार रुपये मिल रही थी, और वो भी ब्लैक पे, और वो भी मिनतों तरलों से। इसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? अगर अवामी नुमाइंदा होता, ये उसका काम है कि किसान को गवर्नमेंट रेट के ऊपर, प्रॉपर कंट्रोल रेट के ऊपर, बगैर जलालत के, एक तो ना लाइनों में लगा कर फ्लॉ करके ले आओ, फ्लॉ कर बगैर जलालत के उनको विल करना। आप मुझे बताएं वकार भाई, मैं डीएपी लेने आया हूँ, अब मुझे जलील किया जाए और उसके बाद दी जाए, मैंने डीएपी खानी है, मैंने किसके लिए लेनी है? अपनी फसल के लिए लेनी है ना। मेरा काम इसे प्रोवाइड करना, उसी रेट पे प्रोवाइड करना जिस रेट पे प्रोवाइड करनी चाहिए। हमारे नुमाइंदे क्या करते हैं? उसमें से कमीशन लेते हैं। मैं कमीशन नहीं लूंगा। मैं हल्के में ना किसान को ना उसके डीएपी जो है ना यूनियन काउंसिल लेवल पे प्रोवाइड करूंगा। अब आ जाएं हमारे फसल की तरफ। अभी मक्की की फसल हुई है, किसान का क्या हाल हुआ है? ये किसका काम है उनको रेट दिलवाना? मंडी तक यार आप सोना क्यों ना उगा लें, जब तक आपको उसकी मार्केट नहीं ना मिलेगी, मंडी नहीं ना मिलेगी, आपको उसका रेट नहीं मिलेगा। हमारी फसल को मार्केट में मतलब कि मंडी नहीं मिलती। आप सब्जी उगा लें, आपकी सब्जी मंडी तक नहीं पहुंचती प्रॉपर, मतलब कि वहां पर उसको रेट नहीं मिलता, तो अब कहाँ पे बूस्ट हो सकता है? तरक्की कहाँ हो सकती है? किसानों के अलावा किसानों का मतलब कि सारा ये मामला दलाल खा जाते हैं। हम उसके लिए भी एक प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम क्या है कि किसान का यूनियन काउंसिल लेवल्स के ऊपर ना इस चीज़ को सेंटर, किसान दोस्त के नाम से सेंटर कैम्प करेंगे, जहाँ पे दलालों से भी बचाएंगे उन्हें, ठीक है ना, उनकी फसल को प्रॉपर रेट देंगे, और उन लोगों को ये है कि उनकी फसल का जो है देखे मिल जो है या फैक्ट्रीज जो है ना, उनकी फसल को जो है ना वो खाएंगे नहीं, उनका पैसा उन तक ही पहुंचेगा। अभी देख लें, स्कूल्स की तरफ आ जाए, एजुकेशन की तरफ आ जाए। सबसे बड़ा पॉइंट है मेरे ख्याल। हाँ वही है ना, एजुकेशन की तरफ आ जाए। हमारे स्कूल्स जो हैं, जो सबसे मेजर स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स, हर स्कूल के अंदर कितनी असामी वैकेंसीज खाली हैं। टीचर्स की अपॉइंटमेंट होती है, ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत टीचर अप्लाई करके ट्रांसफ़र लेकर किसी बड़े शहर में चले जाते हैं। बैकवर्ड एरिया में तो स्कूलों का अल्लाह हाफिज़ है। बच्चों का क्या हाल है? और जो हैं भी वो भी प्रॉपर पढ़ा नहीं पाते, क्योंकि उनको और काम बहुत ज़्यादा दे दिए गए हैं। वकार भाई आप एजुकेशन रिफॉर्म्स के ऊपर आ जाए ना, आज एमईए का विजिट है, आज आईओ का विजिट है, आज ईडीओ का, डेप्टी का विजिट है, आज ईडीओ का विजिट है। तो मेरे भाई बताएं, इन टीचर्स को अखलाकी वैल्यू देना, इनकी अखलाकियात एथिकल वैल्यूज इतनी बढ़ाएंगे, इनके ऊपर किसी मॉनिटरिंग की जरूरत ही ना पड़े ना, और इनकी सैलरीज इतनी करें जो आप करोड़ों रुपए ऊपर खर्च कर रहे हैं। मेरा विजन है कि असेंबली के अंदर से ये बिल पास करवाना कि जो हमारे स्कूल्स हैं ना, उनको ऑटोनोमस बॉडी नहीं बना सकते, कम से कम प्रिंसिपल जो है वहाँ के हेडमिस्ट्रेस के, उनको एथिकल वैल्यूज उतनी इंक्रीज करें, उनको किसी मॉनिटरिंग की जरूरत ना पड़े, एक सेक्रेटरी स्कूल को हैंडल करे। हमारी एजुकेशन वैल्यूज बढ़ेंगी। हमारा क्या हाल है अभी देखें, आप खुद विजिट कर लें, यकीन माने आपको कहीं एजुकेशन नज़र नहीं आती। दूसरी चीज़ है कि हमारे यहाँ आईबी का सिलेबस दुनिया का टॉप का सिलेबस है, जो कि इंतहाई अप्लाइड सिलेबस है, जिनका आप कह समझ के एप्लीकेशंस ऑफ द नॉलेज है। हमारे सिलेबस में क्या है बताएं मुझे। अच्छा, हमारे सिलेबस के अंदर पाकिस्तान स्टडी को ही ले लें, करिकुलम की बात कर लेते हैं। कहीं पे पाकिस्तान स्टडी के अंदर लिखा कि हाउ टू यूज़ द वोट, कहीं लिखा है कि वोट को कैसे इस्तेमाल करना है?
वोट का मतलब क्या है, वोट किस तरह के लोगों को देना है, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इन फ्यूडल्स को वोट नहीं पड़ेगा, फिर इन करप्ट माफिया को नहीं पड़ेगा, उन्होंने अपने मुताबिक पॉलिसी बनाई है। हम जैसी नर्सरी लगाएंगे ना, यकीन माने वकार भाई, वही फल मिलेगा। हमारी नर्सरी, अफसोस के साथ मैं अपने टीचर से माजरत खाऊं, जो हमारे उस्ताद है ना, उनसे भी माजरत खाऊं, हमारे कारी साहब से भी माजरत खाऊं, मैं एक बड़ी तल्ख बात करने लगा हूं। बात वो ये है कि अफसोस के साथ वकार भाई, हमें अलामा साहब ने कुरान नहीं सिखाया। हम कुरान पढ़ तो सकते हैं लेकिन कुरान समझ नहीं सकते। हमें असातिज़ा ने एथिकल वैल्यूज़ नहीं सिखाई, इखलाकियात नहीं सिखाई। हम झूठ बोलते हैं, करप्शन करते हैं, धोखा देते हैं, सब कुछ। और हमने सही बंदे को वोट नहीं करना किया। ये 3 एलिमेंट है, मेरे साथ चैलेंज। इन 3 एलिमेंट के अलावा कोई और बंदा एलिमेंट लिखा ला कर दिखाए, दिस इज द ओनली 3 एलिमेंट विच आर द रिस्पॉन्सिबल